हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। फिर तो आपको मालूम ही होगा कि मैं आजकल आपको करा रही हूँ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9। पिछले सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज का वीडियो लेक्चर होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से रूल्स हैं जो कि लॉ ने निर्धारित किए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। हेलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एक्ट है ये 7 चैप्टर्स के बीच में बटा हुआ है। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी उसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वह भी डिस्कस कर चुके हैं और इन सब लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझना। ये पूरा चैप्टर जो है इसके अंदर बात की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, जो कि ट्रांसफर होगी सेलर के द्वारा बायर को। इसे परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब सेलर परफॉर्म करता है उसका पार्ट ऑब्लिगेशन का ट्रांसफर करके ओनरशिप राइट्स और पोजेशन बायर को। और बायर क्या करेगा फिर परफॉर्मेंस के लिए? बायर परफॉर्म करेगा बाय मेकिंग पेमेंट। वह पैसे यानी कि जो प्राइस है उसको पे कर देगा। इसी को परफॉर्मेंस बोला जाता है। तो इस परफॉर्मेंस में सबसे जरूरी बात क्या हुई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं और दोनों में काफी अंतर है। पहली बात आ जाती है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है सिंपल कस्टडी ऑफ गुड्स, कि वह गुड्स किसके पास पड़ी हैं। ये माना गया है कि गुड्स जो हैं वह सेलर के पास हैं और वह बायर को ट्रांसफर कर देगा। इसे बोला जाता है पोजेशन ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो गई। लेकिन जो पोजेशन है इसका मतलब सिर्फ होता है हैंडलिंग ओवर द गुड्स, किसी को गुड्स हैंड ओवर कर देना। पर ये जरूरी नहीं कि जब पोजेशन ट्रांसफर हो उसके साथ ओनरशिप राइट्स जो है वह भी ट्रांसफर हो जाए। ये हो सकता है कि ट्रांसफरर ओनरशिप राइट्स अपने पास ही रख ले। तो इस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ, क्योंकि मालिकाना हक तो गए ही नहीं। इस एक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप राइट्स को ट्रांसफर कर देना। जब सेलर मालिकाना हक बायर को दे देता है तभी बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जितने लीगल राइट्स हैं, जितने अधिकार हैं कानून के द्वारा दिए गए उन गुड्स के ऊपर, वह सारे के सारे भी ट्रांसफरी मतलब बायर को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। मान लीजिए ए ने अपनी कार जो है वह बी को बेची है 2 लाख रुपए में और ट्रांसफर कर दिए हैं ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बी के नाम पर। अब हो सकता है कि गाड़ी जो है वह अभी भी ए के पास ही हो। अब इस केस में प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं यानी कि ओनरशिप के जो अधिकार हैं वह बी को मिल चुके हैं। तो पोजेशन कहाँ पर है, इस चीज के कोई भी मायने अब नहीं रहेंगे। जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं वहां पर 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वह पॉइंट्स हैं गुड्स के रिलेटेड। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होगा और अगर उसमें अनअसर्टेन गुड्स हैं तो कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए ये बहुत ही जरूरी नियम है कि जो गुड्स हैं वह असर्टेन होनी चाहिए, तभी जो है बायर को प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वह कब ट्रांसफर होती है। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि सबसे पहला नियम तो ये है कि जिन भी गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है सबसे पहले वह असर्टेन होनी चाहिए। अब असर्टेन गुड्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मालूम होना चाहिए कि कौन सी गुड्स हैं, तभी उसके ओनरशिप राइट्स जो हैं वह ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर गुड्स तो असर्टेन हैं पर उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए कोई कार्य करने की जरूरत है,
तो जब तक वह कार्य नहीं हो जाता उन गुड्स को एज सर्टेन गुड्स नहीं माना जा सकता। इसमें कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे हो सकता है चीजों को अभी वेट करना हो, मेजर करना हो, या कोई प्रोसेस है जो भी करना बाकी है। तो जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक वह प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं होती। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम गुड्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। इंटेंशन का मतलब होता है मंशा। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को डिटेल से समझें तो यहाँ पर दो प्रकार की इंटेंशंस का बखान किया गया है। पहली तो है एक्सप्रेस इंटेंशंस, जो कि आती हैं सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 के अंडर, जिसके अंदर गुड्स में प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी अगर पहले से निर्धारित की गई या म्यूचुअली डिसाइड की गई बात को पूरा किया जाएगा। एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। ए ने एग्री किया है कि वह अपनी कार बी को बेच देगा, तो कार की डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वह तो 15 तारीख को किया जाएगा, पर दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट साइन करने हैं वह हम 16 तारीख को कर लेंगे। अब इस केस में जो प्रॉपर्टी है वह तभी पास होगी जब डॉक्यूमेंट साइन होंगे, यानी 16 तारीख को। इसे बोला जाएगा एक्सप्रेस इंटेंशंस, जो बातें साफ साफ तौर पे और म्यूचुअली डिसाइड कर ली गई हैं। इसके बाद आ जाती हैं दूसरी टाइप की इंटेंशंस, जिन्हें बोला गया है इम्प्लाइड इंटेंशंस। ये आती हैं सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 के अंडर। इम्प्लाइड इंटेंशंस के केस में जो पार्टीज हैं वह एक्सप्रेसली कुछ भी मेंशन नहीं करती हैं कि टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा। अब ये पता कैसे लगेगा कि ये चीजें जो हैं ये असल में हो चुकी हैं? इसको पता करने के लिए 3 चीजें इसके अंदर मेन आ जाएंगी। सबसे पहले ये जो इम्प्लाइड इंटेंशंस हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 वाली, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से पता की जा सकती हैं, या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब पार्टीज के व्यवहार से, या केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी देखी जा सकती हैं। हम एक एग्जाम्पल की मदद से इम्प्लाइड कंडीशंस को जान लेते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है सेल ऑफ डायमंड्स का। उसके अंदर ये कंडीशन रख दी गई है कि जो डायमंड्स हैं वे तभी सप्लाई किए जाएंगे जब बायर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब डायमंड्स का पार्सल भेजा गया साथ में एक बिल भी भेजा गया और इनवॉइस के ऊपर मार्क कर दिया गया सेटल्ड बाय एक्सेप्टेंस। अब यहाँ से जो इंटेंशन है वह साफ साफ पता लग रही है कि जो ओनरशिप इन गुड्स यानी ओनरशिप ऑफ द डायमंड्स जो है वह तब तक पास नहीं होगी जब तक बायर बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। अब ये तो हो गई 2 प्रकार की इंटेंशंस। अब मान लीजिए कि एक इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां पर जो इंटेंशन है वह इंडिकेटेड ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं लग रहा किसी प्रकार से, और पार्टीज ना तो एक्सप्रेसली ये ना तो इम्प्लाइडली कोई भी इसके ऊपर इशारा नहीं कर रही हैं। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वह कब ट्रांसफर होगी? उस केस में माने जाएंगे रूल्स जो कि बताए गए हैं सेक्शन 20 से लेके 24 तक, और आने वाली स्लाइड्स में हम उनको भी अच्छे से जान लेंगे। कंसीक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक बार जो प्रॉपर्टी है, मालिकाना हक जो है, वो एक बार ट्रांसफर हो गए तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? उस केस में ये माना जाएगा कि जैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसी प्रकार से जो ओनर है उसे कई सारे राइट्स मतलब अधिकार मिल जाते हैं, और साथ ही साथ उसके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। इसके अंदर हम 4 पॉइंट्स को जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है रिस्क ऑफ लॉस। अगर चीजों को कोई नुकसान हो जाता है तो वह किसकी जिम्मेवारी होगी? अब अगर आप स्लाइड को ध्यान से पढ़ेंगे, जब तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ था उससे पहले, तो रिस्क ऑफ लॉस किसका था? सेलर का। उसको कुछ भी हो जाएगा आने वाले समय में तो सेलर को ही वह बियर करना पड़ेगा। परंतु एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया
तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद जो बायर है वह ओनर बन जाता है, और जैसे ही बायर ओनर बना तो जितना भी रिस्क ऑफ लॉस है वह सारा बायर का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि राइट्स किसके हैं। अगर कोई एक्शन लेना पड़ जाता है थर्ड पार्टी के ऊपर, मान लीजिए गुड्स जो हैं वे किसी प्रकार से डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, उस केस में थर्ड पार्टी के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो वह लीगल एक्शन जो है वह चीजों का ओनर ही ले सकता है, वह ही स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है तो बायर के पास ये अधिकार है कि वह लीगल एक्शन ले सकता है उस थर्ड पार्टी के ऊपर जिसने चीजों को किसी प्रकार की भी हानि पहुंचाई है। थर्ड पॉइंट, सूट फॉर प्राइस। सूट का मतलब यहाँ पर है किसी के ऊपर केस कर देना। जो सेलर है वह बायर के ऊपर केस कर सकता है चीजों का प्राइस मतलब कीमत को वसूलने के लिए, पर अगर ये जो केस करना है ये तभी किया जा सकता है अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है बायर के नाम पर। फोर्थ पॉइंट, लीगल राइट्स ऑफ द ऑफिशियल असाइनी। इस केस में अगर एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की टेक केयर एक गवर्नमेंट ऑफिसर करता है। इस गवर्नमेंट ऑफिसर को बोला जाता है ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। तो इस केस में दोनों में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो भी सेलर का ऑफिशियल असाइनी होगा वह उसके सारी प्रॉपर्टी जो है उसको टेक ओवर कर लेगा, और ये प्रॉपर्टी के अंदर ये गुड्स को वह तभी टेक ओवर करेगा अगर उस गुड्स के ओनरशिप राइट सेलर के पास ही पड़े हैं, उसने ट्रांसफर नहीं किए। और अगर बात कर ले बायर की, अगर बायर हो गया इंसॉल्वेंट तो बायर का रखा जाएगा ऑफिशियल असाइनी, तो वह भी उसकी सारी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेगा, और उस प्रॉपर्टी में गुड्स तभी इंक्लूड होंगी अगर उस गुड्स की जो ओनरशिप राइट्स हैं वो बायर के पास आ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशंस क्लियर नहीं हो रही हैं तो सेक्शन 20 से लेके 24 तक फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं यही 5 पॉइंट्स जो कि हैं रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 20 डिस्कस करेंगे जो कि होगा स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। बाकी के जो 4 सेक्शंस हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 20। इसके अंदर आ जाती हैं 2 चीजें। सबसे पहले तो बोला गया है स्पेसिफिक गुड्स और दूसरी बात बोली गई है डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल का मतलब होता है वह चीजें जो आगे बांटने योग्य हैं, जिनको आगे भेजा जा सकता है। इसके अंदर कुछ एक कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ये एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कंडीशंस अटैच नहीं की गई हैं। गुड्स जो हैं वह स्पेसिफिक गुड्स हैं और वह आगे देने के योग्य बिल्कुल सही हैं। अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि डिलीवरेबल स्टेट हम किसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक टेबल लेने गए हैं, तो टेबल डिलीवरेबल स्टेट में तब होगा जब वह फाइनली पॉलिश हो चुका है और चकाचक है। देन अगर हम बात करते हैं कार की, तो जो कार है वह डिलीवरेबल स्टेट में कब होगी, जब इंस्पेक्टर ने उसको एग्जामिन कर लिया है और क्लियरेंस दे दी है डिलीवरी के लिए। अगर हम एक बैग ऑफ शुगर लेने गए हैं तो वह डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा, जब उसे प्रॉपर्ली वे कर लिया गया है, दूसरे सारे बैग से अलग कर दिया गया है और उसे पैक कर दिया गया है। तो गुड्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वह डिलीवरेबल स्टेट में कब है। अगली बात, इस केस में जो प्रॉपर्टी इन द गुड्स है वह बायर को उसी समय ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इसमें ये बोला गया है कि यह बिल्कुल इममटेरियल है, मतलब किसी भी इम्पोर्टेंस के लायक नहीं है कि अगर जब चीजों की डिलीवरी की गई है क्या उसी सेम समय प्राइस दे दिया गया है या प्राइस या डिलीवरी जो है वह पोस्टपोन हो गए हैं।
इसका कोई भी असर इसके ऊपर नहीं आने वाला है। अगर ये सारी कंडीशंस जो कि सेक्शन 20 के अंदर बोली गई हैं वह फुलफिल हो रही हैं, तो जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वह उसी समय बायर को मिल जाएगी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर लॉस किसका होगा अगर कोई गड़बड़ हो गई। तो अब ये हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए चेयर्स खरीदने के लिए फर्नीचर मार्केट में गए हैं। वह एक शॉप के अंदर गए, उन्होंने जो जितनी चेयर्स खरीदनी थी, चलिए मानते हैं 5 चेयर्स खरीदनी थी, वह 5 चेयर्स को सिलेक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उन चेयर्स को साइड पर करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पर गुड्स हैं चेयर्स और ये स्पेसिफिक गुड्स बन गई हैं। इसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लिए, लेकिन जब वे चेयर्स जो हैं उन्हें ट्रक के अंदर लोड किया गया तो रास्ते में ट्रक को एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ गया। सारी की सारी चेयर्स डिस्ट्रॉय हो गई। अब सोचिए ये लॉस किसका होगा? ये लॉस होगा बायर का। क्यों? क्योंकि गुड्स जो थी वह स्पेसिफिक गुड्स थी और कोई कंडीशन भी नहीं थी, डिलीवरेबल स्टेट में भी थी। इस केस में जो प्रॉपर्टी है वह ट्रांसफर हो चुकी है बायर के नाम। अब जो लॉस है वह बायर का ही होगा। अब इस केस में हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है वह कंप्लीट हुआ, यानी स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द और बाकी के चारों पॉइंट्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आप तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए।